वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एसआई यूनिट्स एंड उनसे जुड़ी हुई थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी। एसआई यूनिट को बड़ा छोटा कैसे किया जाता है, उनके लिए हम कौन से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री, और इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हमें आगे इस चैप्टर को लेके जाना है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से हैं, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें ये टॉपिक में देखना है। तो देखो, हमने मैटर देखा है और मैटर के 3 टाइप देखे हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स कैसे तैयार होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी है। कंपाउंड ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जो बनता है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, तो उस मैटर को हम बोलते हैं कंपाउंड। तो वापस मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं, द फॉर्म ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज कंपाउंड। अब कंपाउंड जो है वो ढेर सारे हैं। एलिमेंट्स आज तक हमें सिर्फ 118 ही मालूम हो गए, उसमें से 92 नेचर में मिलते हैं, लेकिन बाकी के जो 26 है वो सारे क्या है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन, इस प्रोसेस से हमने उनको बनाया है। भाई एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो ये तो हमें रेडियो केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। देखो, आपने म्यूटेशन नाम सुना होगा। म्यूटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सडन चेंज इन जीनोटाइप होता है, जिसकी वजह से पेरेंट एंड उसके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। मतलब वो उनके बच्चे हैं, इस पर हमारा भरोसा नहीं बैठता, इतना बदलाव आता है। तो जब कभी जीन्स में सडन चेंज होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, म्यूटेशन बोला जाता है। वैसे ही जब एटम्स में म्यूटेशन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन। मतलब क्या है भाई इसका, आपने परीस नाम का पत्थर सुना है, परिस्पर्श म्हणतो आपण मराठीमध्ये। असं म्हटलं जातं की परीस हा एक दगड आहे, काल्पनिक आहे म्हणतात, तो आजपर्यंत कोणाला सापडलेला नाही, पण आहे असं म्हणतात। तो परीस नावाचा एक दगड आहे, तो जर दगड आपण लोखंडाला टच केला तर त्या लोखंडाचं अचानकच सडनली विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड कशामध्ये कन्व्हर्शन होतं, गोल्डमध्ये। म्हणजे विचार करा, लोखंडाचा ॲटम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये एकदमच वेगळ्या एलिमेंटमध्ये कन्वर्ट होतो, कशामध्ये, गोल्डमध्ये। मग अशा वेळेस त्या प्रोसेसला ट्रांसम्यूटेशन म्हणतात। व्हेन वन एलिमेंट गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन। तो ये प्रोसेस हम लैब में कैरी आउट करते हैं और इसलिए हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन, और इस एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन से हमने 26 एलिमेंट बनाए हैं। लेकिन ये 26 एलिमेंट जो है वो सारे के सारे कंपल्सरी रेडियो एक्टिव है और वो रेडिली डिसइंटिग्रेट होते हैं, नष्ट होतात ते पटापट, आणि म्हणून मग त्यांचा लाईफ स्पॅन फार कमी असतो, आणि लाईफ स्पॅन कमी असल्यामुळे त्यांची पूर्ण केमिस्ट्री आपल्याला माहीत नाही। म्हणजे आपण टोटल डिटेलमध्ये जर का केमिस्ट्री स्टडी करायची झाली तर आपल्याला फर्स्ट 92 एलिमेंटचीच केमिस्ट्री काय करता येईल, डिटेलमध्ये स्टडी करता येईल। उरलेल्या 26 एलिमेंटची आपल्याला स्टडी डिटेलमध्ये करता येणार नाही, कारण की त्यांचा लाईफ स्पॅन काय खूप कमी आहे। म्हणजे ते जास्तीत जास्त 1, 2, 3, 4 सेकंदच राहू शकतात, त्याच्यानंतर ते दुसऱ्या एलिमेंटमध्ये कन्वर्ट होतात, बरोबर आहे। म्हणून मग या 26 एलिमेंटची केमिस्ट्री आपल्याला वेल नोन नाही असं आपण म्हणतो। अब एलिमेंट तो बहुत ही कम है, लेकिन उनसे तैयार होने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। अरबों कंपाउंड्स हमें मालूम है जिनकी केमिस्ट्री में पूरी तरह से मालूम है। तो ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली इन फिक्स प्रोपोर्शन, और क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स तैयार करते हैं। लेकिन जब भी ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, एका विशिष्ट प्रमाणात कंबाइन होतात, आणि त्या ऑब्झर्वेशनवरून आपण काही लॉज तयार केलेत, आणि त्या लॉजला कंबाईनली आपण काय म्हणतो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन म्हणतो। तर आपल्याला 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बघायचे आहेत। पहिला आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, यू आर व्हेरी फॅमिलियर विथ दिस लॉ। सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन, फोर्थ वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, and fifth one is law of reciprocal proportion. So these are the 5 laws of chemical combination we have to study. बट हमारे सिलेबस में लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है। मतलब हमें ये पहले 4 लॉज ही स्टडी करने हैं डिटेल में।
तो देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉज आते हैं? 5। कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इनको हम कंबाइनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो हम वन बाय वन एक लॉ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लॉ देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स and formation of compound is governed by some laws. These laws are combinedly called as laws of chemical combination. उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन इस शब्द का मतलब आपको पता है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी बच्चा ले लो, उसको दो चीजें लर्न होती है, एक डेफिनेशन ऑफ मैटर सबको पता है और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबको ये स्टेटमेंट लर्न ही है, क्या मालूम क्यों, लेकिन सबको ये स्टेटमेंट पूछो 100% मार्क्स मिलेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही है, बराबर है। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था वो 1765 में सबसे पहली बार बताया था रशियन केमिस्ट ने, जिसका नाम था लोमोनोसोव। तो सबसे पहली बार law of conservation of mass was first stated by Lomonosov. He was a Russian chemist in 1765 में उसने ये लॉ बताया था। यही ऑब्जर्वेशन कुछ साल बाद मतलब 1783 ईयर इसमें 1783 इस ईयर में यही ऑब्जर्वेशन फादर ऑफ केमिस्ट्री ने बताया। अब सबको फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम भी पता होगा, नहीं पता होगा तो देखो, फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम है एंटनी लवाजियर। तो यही ऑब्जर्वेशन 1783 में एंटनी लवाजियर ने बताया। अब एंटनी लवाजियर जो था वो ज्यादा अपडेटेड था, उसका काम ज्यादा सिस्टमैटिक था, वो उसने जो भी ऑब्जर्व किया है वो सब कुछ लिख के रखता था। इसलिए हमारे किताब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, एंटनी लवाजियर। देखो अगर आप कोई डिस्कवरी करते हो और लेट हो जाते हो उसका पेटेंट बनाने के लिए, उसमें ही कोई दूसरे ने वही चीज ढूंढ निकाली और आपसे पहले उसने पेटेंट डाल दिया, तो उस चीज की डिस्कवरी आपके नाम पर नहीं जाएगी, दूसरे आदमी के नाम पर जाएगी, क्योंकि उसने पेटेंट पहले किया है, बराबर, क्योंकि उसने रिपोर्ट पहले किया है। तो इसलिए लोमोनोसोव ने ये जो लॉ बताया था, उस वक्त न्यूज़पेपर नहीं थे, उस वक्त मीडिया नहीं थी, इसलिए उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था ज्यादा कुछ लोगों को पता नहीं था। इसलिए एंटनी लवाजियर ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया तो उस वक्त उसने लिख के रखा, उसने कुछ पेपर पब्लिश किए, उसकी वजह से ये लॉ की डिस्कवरी किसके नाम पर जाती है, एंटनी लवाजियर पर। अगर कल जाके आप भी कोई साइंटिस्ट बनते हो तो सबसे पहला काम ये करना कि हमने जो काम किया है उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए, इसके लिए उसका पेटेंट करना चाहिए, बराबर है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बराबर सिस्टमैटिकली लिख के रखना चाहिए, ताकि अगर कोई वही काम दूसरा करे तो हम उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि भाई ये तो काम मैंने पहले किया था, इसलिए इसकी डिस्कवरी मेरे नाम पर जानी चाहिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, आप अगर साइंटिस्ट बनते हो तो ये लॉ किताब में एंटनी लवाजियर ने बताया, ऐसा बोला जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो उसका हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1765 में ये लॉ बताया गया था रशियन केमिस्ट ने लोमोनोसोव ने। उसके बाद यही ऑब्जर्वेशन किया फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लवाजियर ने 1783 में। हमारे किताब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, ऐसा पूछा तो आपको किसका नाम बताना पड़ेगा, एंटनी लवाजियर का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में। अब क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जब लोमोनोसोव हो या एंटनी लवाजियर हो, उनके वक्त ज्यादा कुछ एलिमेंट्स पता नहीं थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स पता थे। उन्होंने उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंट्रोल कंडीशन के अंदर रिएक्ट किया और उनसे प्रोडक्ट बनाए। जब उन्होंने केमिकल रिएक्शन की तो उन्होंने ये देखा कि जितने ग्राम रिएक्टेंट्स रिएक्ट हुए हैं बराबर उतने ही ग्राम क्या तैयार हुआ है, प्रोडक्ट तैयार हुआ है। मानो कि उसने समझो ये रिएक्शन की, हम एक एग्जांपल लेंगे, 2H2 + O2 गिव्स
ट्वाइस H2O वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। हाइड्रोजन व्हेन बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट वाटर, लिक्विड वाटर। तो यहां पे दो मॉलिक्यूल लिए गए हाइड्रोजन के जिसका वेट कितना है 4, एक मॉलिक्यूल लिया गया ऑक्सीजन का जिसका वेट कितना है 32। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तब उन्होंने देखा कि बराबर 36 ग्राम क्या तैयार हो रहा है, वाटर तैयार हो रहा है। मतलब उन्होंने देखा कि जितने ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं बराबर उतने ही ग्राम प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। वन फॉर्म ऑफ मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म शोइंग टोटली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन एलिमेंट्स के तुलना में जो कंपाउंड तैयार हुआ है उसकी फिजिकल एंड केमिकल सारी की सारी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रिएक्टर। उसके बाद उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जितने ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट हुए थे बराबर उतने ही ग्राम क्या तैयार हुआ, प्रोडक्ट। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है एंड मास क्रिएट भी नहीं हो रहा, वो जैसा है वैसा ही रह रहा है। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Law of conservation of mass states that in chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form। क्या बोल पाएंगे हम? During chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form। इसका स्टेटमेंट देखो, हमने जानबूझ के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसे बनाए। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, ताकि जल्दी से आसानी से लर्न हो जाए इसलिए। या फिर हम दूसरे शब्दों में बता सकते हैं, लॉ ऑफ conservation of mass states that summation of masses of all reactant is always equal to the summation of masses of all product। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास हमें कहां देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट का मास देखने को मिलेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में मास कम भी नहीं होता और मास बढ़ता भी नहीं, मतलब मास जितना है उतना ही रहता, मतलब मास कॉन्जर्व रहता है, मतलब मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये लॉ किसने सजेस्ट किया था, लोमोनोसोव ने। लेकिन अपना एनसीईआरटी बुक या स्टेट बोर्ड का बुक क्या कहता है, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय एंटनी लवाजियर, क्योंकि उसने सिस्टमैटिकली वो लिख के रखा था और इसलिए इसकी डिस्कवरी इसने की, एंटनी लवाजियर ने, ऐसा माना जाता है। तो आप भी आगे जाकर साइंटिस्ट बनते हो तो भाई सबसे पहले काम कौन सा करना है कि जो आप कुछ कर रहे हो वो सिस्टमैटिकली लिख के रखो, नहीं तो कोई दूसरा आएगा आपके पीछे से वही काम करेगा आपका देखकर छापकर और फिर उसका पेटेंट ले जाएगा और फिर उसकी डिस्कवरी उस सब्सटेंस की डिस्कवरी उसके नाम पर चली जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। यही जो निकोल टेस्ला था वो अकेला रहता था, क्योंकि उसको डर था कि भाई मैं जो भी सोचता हूं, जो भी प्रोजेक्ट पर मैं काम करता हूं वो एडिसन चुरा लेता है, इसलिए वो किसी के साथ अपनी डिस्कवरी शेयर नहीं करता था। नहीं तो टेस्ला ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे जो आज भी हम सोच नहीं सकते, आज भी हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। उस वक्त 150 साल पहले उसने वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ निकाला था, जो आज भी हम नहीं करते, बराबर है। उसने 150 साल पहले क्या देखा था, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आज भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आज भी हमारे खंबे खड़े हैं वायर के साथ, तार के साथ। अगर वो होता तो ये खंबे बिंबे कुछ नहीं होती, अपनी सिटी बहुत सुंदर दिखती। लेकिन उसको डर था कि अपने एक्सपेरिमेंट कोई चुराएगा और उसको शक था किस पर, एडिसन पर, इसलिए उसने अपनी डिस्कवरीज किसी को बताई नहीं, इसलिए उसकी बहुत सारी डिस्कवरीज उसी के साथ दफन हो गई, वो हमें पता ही नहीं चली। तो ऐसा ये हो सकता है, तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। हो सकता है आपके बीच में भी कोई तो भी साइंटिस्ट हो सकता है आपके बीच में भी कोई नोबेल प्राइज विनर हो। तो जब मैं क्लास लेता हूँ तो सब बच्चे ऐसे हंसते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन भाई हर बच्चा कुछ भी कर सकता है, बराबर है। हो सकता है कि आप में से कोई नोबेल प्राइज विनर होगा भविष्य में, किसने भविष्य देखा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, सबसे पहले लोमोनोसोव ने बताया था, बाद में यही स्टेटमेंट रिपीट किया था उसके नियर अबाउट 15-16 साल बाद एंटनी लवाजियर ने। लेकिन आज इसकी डिस्कवरी किसके नाम पे जाती है, एंटनी लवाजियर के ऊपर।
तो अब आपको अगर सवाल पूछा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, तो आप बिंदास क्या बोलेंगे? एंटनी लवाजियर। इसका एग्जांपल लिखा, देखो ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है हमें? बराबर एग्जैक्टली 36 ग्राम वाटर, ना कम ना ज्यादा। मतलब रिएक्टेंट का जो मास है उतना ही हमें क्या मिला? प्रोडक्ट का मास मिला है। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपके लिए एक फाइनली हम स्टेटमेंट देख लेते, दोहरा देते। लॉ ऑफ conservation of mass states that during chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर प्रोसेस में वैलिड होता है? तो हमने स्टेटमेंट में बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड्स ओनली इन केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन के अलावा भी कोई रिएक्शन होती है क्या? हमने तो केमिकल रिएक्शन ही नाम सुना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड ओनली इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी है? आपने नाम सुना होगा, ये नाम सुना होगा आपने, न्यूक्लियर रिएक्शंस। 10वीं में आपने शायद नाम सुना होगा। केमिकल रिएक्शंस अलग होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग होती है। केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और नया पदार्थ तैयार होता है। केमिकल रिएक्शन में हर एक एटम अपना अपना आइडेंटिटी, अपना अपना अस्तित्व बनाए रखता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है इस केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे भी वाटर में आपको कितने हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं? 4 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। 4 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। तो यहाँ पे भी आपको कितने ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। मतलब ऑक्सीजन के एटम इस रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्रिएट भी नहीं हुए, जितने हैं उतने ही रहे। मतलब केमिकल रिएक्शन में मास तो कॉन्जर्व होता ही है, लेकिन एटम की संख्या भी कॉन्जर्व होती है। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन एटम है। रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन एटम है। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ मास ही कॉन्जर्व होता है ऐसा नहीं है, उसके साथ नंबर ऑफ एटम्स भी कॉन्जर्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक एटम अपनी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। आइडेंटिटी रिटेन करना है मतलब क्या? जैसे कि मैं हूं, अब मेरे को स्टडी करना है, हायर एजुकेशन जाना है, समझो एमएससी करना है। एमएससी तो मेरा हुआ है, लेकिन ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एमएससी करना है और मेरा एमएससी के लिए नंबर लगा कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में। अब कोल्हापुर बहुत ही दूर है हमारे विदर्भ रीजन से। हमारी विदर्भ की भाषा जो है ऐसी है कि लगता है कि हम धमकी दे रहे हैं, और कोल्हापुर की भाषा जो है वो इतनी अच्छी है ऐसा लगता है कि कितने रिस्पेक्टफुल मैनर से बात कर रही है, बहुत ही पोलाइटली बात करते हो। तो कोल्हापुर की भाषा ऐसी है कि जो बहुत ही मतलब सुनने को मजा आता है। पहलवान भी है तो बहुत प्यार से बोलता है, और अपने यहाँ पे काड़ी पहलवान भी ऐसा बोलता है कि जैसे कि वो डॉनी है अपने अकोला का, बराबर है। तो अपनी यहाँ की भाषा अब मैं सीख चुका हूँ, मेरे पर संस्कार हुए हैं विदर्भ की भाषा के, लेकिन मैं 2 साल के लिए एमएससी करने जाऊंगा और जब वापस आऊंगा और उधर की भाषा बोलने लगूंगा तो मैंने मेरा अस्तित्व यहाँ का जो मेरा ओरिजिनलिटी था वो क्या कर दिया, मैंने मिटा दिया। और मैं जब वापस आया तो अब मैं कोल्हापुरी भाषा बोल रहा हूँ, मैं कोल्हापुर का आदमी बनकर आया हूँ। मतलब मैंने मेरी आइडेंटिटी रिटेन नहीं की। उसके उल्टा कोई आदमी वहां पे 30-30 साल जॉब करता है और जब रिटायर होकर वापस आता है फिर भी विदर्भी की भाषा बोलता है। यही नहीं, वापस आने के बाद ही नहीं, वो कोल्हापुर में जाकर भी अपनी विदर्भ की भाषा बोलता है। मतलब उसने अपनी आयडेंटिटी को रिटेन किया आहे। आपल्या विदर्भाच्या प्रॉपर्टीजला त्यानं मेंटेन केलं, तिथं त्यानं आपला स्वभाव बदलला नाही, भाषा बदलली नाही, याला म्हणतात रिटेन करणं। तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं, वो बदलते नहीं है, सिर्फ उनके पार्टनर बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का दोस्त हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन का दोस्त ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का दोस्त हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का दोस्त ऑक्सीजन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में मास तो कॉन्जर्व होता ही है, साथ में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट भी कॉन्जर्व होते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन है जिसमें एटम नहीं, एटम के न्यूक्लियाई रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। The reaction in which nuclei of atom get involved in the reaction are called as nuclear reaction। और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियाई या तो ब्रेक किए जाते, स्प्लिट किए जाते, या फिर न्यूक्लियाई ज्वाइन किए जाते, कंबाइन किए जाते। और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो हमने देखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास हमेशा कम पाया जाता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसका यह है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास गायब होता है, वहां पे रिएक्टेंट का मास ज्यादा रहता है एंड प्रोडक्ट का मास कम रहता है। मतलब वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड्स ओनली इन केमिकल रिएक्शन, इट नेवर होल्ड्स गुड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज फाउंड टू बी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। जब ऐसा होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो रहा, ऐसा हम कहेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो हम कहेंगे कि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो रहा। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया? ये हमें पता है। सबसे पहली बार किसने बताया था? लोमोनोसोव ने। उसके बाद 10-15 साल के बाद में किसने बताया था? एंटनी लवाजियर ने। लेकिन हमारी किताब क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटनी लवाजियर ने। तो हम हमारे किताब के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम भी बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटनी लवाजियर। उसका स्टेटमेंट हमें मालूम है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर केस ऑफ रिएक्शन में वैलिड होगा? नहीं, वो सिर्फ वैलिड होगा कहाँ पे? केमिकल रिएक्शन में। वो वैलिड नहीं होगा किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन किसे बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एटम नहीं, न्यूक्लियर ऑफ द एटम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि एटम बम का एक्सप्लोजन, जिसमें यूरेनियम का एटम स्प्लिट अप होता है, या सन पर फ्यूजन चल रहा है हाइड्रोजन एटम का। तो जब 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं तो एक हीलियम का एटम बनता है। तो हाइड्रोजन से हीलियम मिल रहा है, यूरेनियम से बेरिलियम स्ट्रोंशियम मिल रहा है, तो ये क्या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बन रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। और वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं रहता। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका एक एग्जांपल देखा, दूसरे भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। एक जैसे है, समझो मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड को 1 मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो मुझे 1 मोल ऑफ CO2 मिलता है। अब देखो, आप CBSE के हो या 10वीं अपना स्टेट बोर्ड के हो, CBSE 10th में आपको मोल कंसेप्ट था। आप अगर CBSE के बच्चे हो तो आपको CBSE में 10th में मोल कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट था, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में किसी ने सिखाया भी नहीं, इसलिए मोल कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत हार्ड जाता है। लेकिन जब हमारा मोल कंसेप्ट शुरू होगा और जब हम प्रैक्टिस लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा यार ये कितना आसान है। तो जब मैं 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड को कंबाइन करूंगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, तब मुझे क्या मिलता है? 1 मोल ऑफ CO2 मिलता है। 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। तो जब 12 ग्राम कार्बन जलता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना CO2 तैयार होगा? बराबर 44 ग्राम तैयार होगा। मतलब हमने क्या देखा कि सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो जब ऐसा दिखता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो रहा है। तो ये हर केमिकल रिएक्शन में वैलिड होगा, बराबर है। कोई भी केमिकल रिएक्शन इस लॉ को नकार नहीं सकती। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, किसने बताया? ये भी सही है। और हमें स्टेटमेंट भी लर्न हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही है। फायदा क्या है? कौन सा ऐसा नया हम चमत्कार कर पाएंगे इसको जानने के बाद? क्या फायदा होगा हमें? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमें स्टैचोमेट्री आती है तो हमारे मोल कंसेप्ट का एक हिस्सा ये स्टैचोमेट्री भी है। वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मेंशन करना पड़ेगा आपको हर बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन
Mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फायदा क्या है, बराबर है। तो अपने भारत की एक बात है, एक आदमी था और उसने पेपर में दिया था कि मुझे पेट्रोल बनाते आ रहा है पत्तों से, पेड़ पौधों के पत्तों से। कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते जमा करता था और उससे पेट्रोल बनाता था। अब गांव वाले ने देखा उसका एक्सपेरिमेंट, वो अचरज हो गया उनको, यार सही में इसने तो पेट्रोल तैयार करके दिखाया। वो आदमी की बात फिर धीरे धीरे सारे शहर में फैल गई, पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, पूरे इंडिया में फैल गई कि आदमी पेड़ पौधों से पेट्रोल बना रहा है। तो भाई उस वक्त तो पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब अगर पेड़ पौधों से पेट्रोल हमें तैयार करते आया तो बहुत ही अच्छा है। फॉसिल फ्यूल अगर हमें रेडीली तैयार करते आ रहा, मतलब अपने घर के पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ो, घर में चूल्हे पर डाल दो और पेट्रोल तैयार करो, कितना आसान होता। हर घर पे 10-10 गाड़ियां होती। फिर तो उस आदमी ने दावा किया कि मैं पेट्रोल बना सकता हूं पेड़ पौधों से। बहुत सारी बात फैल गई, पूरे भारत में फैल गई। जब मैं 3-4 चौथी में था तब की बात है ये, पेपरबाजी हुई थी, शायद आपके पिताजी को पता भी होगा। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को भी अचरज हुआ, यार पेट्रोल फॉसिल से बनता है, ये कैसे बोल रहा। तो उसको फिर बुलाया गया और उसको बुला के बोला गया कि भाई अब तू पेट्रोल बना के दिखा। उसने हमेशा की तरह पेट्रोल बना के दिखाया। साइंटिस्ट को भी अचरज हुआ। फिर उसने बोला कि नहीं, अब जब जैसा हम कहते हैं वैसा तू पेट्रोल बना के दिखा। फिर उन्होंने कहा कि चल तू पेड़ पत्ते कितने ले रहा उसका वेट लिख। पेड़ पौधे जो भी थे, जिसके भी पत्ते उसने कलेक्ट किए थे, उस सारे पेड़ पौधों के पत्तों का वेट लिया गया। फिर वो पानी में उबालता था उस पत्तों को, तो कितना पानी लिया उसका भी वेट लिख के रखा। फिर दोनों को मिक्स किया और उनको उबाला। उबालने के बाद कुछ पानी वेपर बन के चला गया, उस वेपर को भी उन्होंने कलेक्ट किया और उस वेपर का भी वेट लिया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उस गर्म पानी के ऊपर जब ठंडा हो गया वो, उसके ऊपर पेट्रोल की एक लेयर तैयार हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, पेट्रोल कितना ग्राम तैयार हुआ। अब पेट्रोल तैयार हुआ पेड़ पौधे से और पानी से, मतलब पेड़ पौधे की क्वांटिटी कुछ कम हो गई होंगी, वाटर की क्वांटिटी कुछ कम हो गई होंगी, क्योंकि उनसे ही पेट्रोल बना है। वन फॉर्म ऑफ मैटर से दूसरा फॉर्म ऑफ मैटर बना, और उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम था कि मास तो बढ़ता नहीं, कम नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो जब उन्होंने पेट्रोल का वेट देखा और बचे हुए पेड़ पौधों के पत्तों का, पानी का वेट देखा, तो उनके ध्यान में आया कि वो आदमी कुछ तो भी गड़बड़ी कर रहा। उन्होंने देखा कि जितने पेड़ पौधे के पत्ते लिए थे, जितना ग्राम पानी लिया था, वो एज इट इज बाकी है, उनके वेट में कुछ भी कमी नहीं आई, फिर भी पेट्रोल बन गया। तो पेट्रोल अपने आप कहां से बन गया भाई? पेट्रोल तो रिएक्शन से बना था ना। पेट्रोल रिएक्शन से बना था तो कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट रिएक्ट होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कम होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि वाटर का भी वेट जितना है उतना ही है, पेड़ पौधों का भी वेट जितना है उतना ही है, फिर पेट्रोल आया कहां से? तो जब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट छानबीन किया तो उसका स्टरर था। उस स्टरर को जब उन्होंने एग्जामाइन किया तो स्टरर हॉलो पाया गया और उसको छेद था नीचे से एक, और उसमें वो पेट्रोल भर के रखता था। ऐसा स्टरर था उसका, उस आदमी का, लकड़ी का। उस लकड़ी के स्टरर में यहाँ पे एक छेद था, उसमें वो पेट्रोल भर के रखता था पहले से ही, और उसमें वैक्स लगा देता था। जब पेड़ पत्ते पानी के साथ उबाल कर वो ठंडा होने के लिए रख देता था, जब सफिशिएंटली ठंडा हो गया तो उस लकड़ी के स्टरर से पानी को घुमाता था। उस वाटर के हीट से ये वैक्स जो पिघल जाता था, और वैक्स पिघलने के बाद ये छेद ओपन होता था और यहाँ से बाहर पेट्रोल आता था। तो उन साइंटिस्ट लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम था, इसलिए उसकी ये चोरी पकड़ी गई, नहीं तो उसका नाम गिनीज बुक में होता। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें हेल्प करता है। समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम नेक्स्ट लॉ के साथ आते हैं। धन्यवाद बच्चों।